एक बार फिर बढ़ी रेपो रेट के बाद महंगा हुआ होम लोन, डिमांड और सप्लाई दोनों साइड असर। एक तरफ और बढ़ सकती है प्रोजेक्ट की लागत, तो वहीं होम लोन की ईएमआई पर भी बढ़ेगा बोझ। बढ़ती दरों पर क्या है रियल एस्टेट सेक्टर की चिंताएं? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए रियल्टी सेक्टर के ताजा हालातों का पूरा विश्लेषण। रेंटल यूजर्स की बढ़ती मांग और सेकंड होम में दिलचस्पी के चलते भारत में बढ़ रहा है हॉलीडे होम का चलन। 2026 तक $210 करोड़ का बन सकता है हॉलीडे होम्स का बाजार। 2026 तक 5.5 करोड़ तक हो सकते हैं रेंटल यूजर्स। हॉलीडे होम्स पर खास रिपोर्ट। कोविड समेत तमाम वैश्विक दिक्कतों के बावजूद रेरा डिलीवरी डेट से 2 साल पहले पूरा हुआ रेमंड रियल्टी का प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र के ठाणे में कई और फेज में रेमंड रियल्टी के फ्यूचर प्लानिंग। 2019 में लॉन्च हुए रेमंड रियल्टी का प्रोजेक्ट लेट लतीफ बिल्डरों के लिए बना नजीर। ब्रांडेड रियल एस्टेट डेवलपर्स को लेकर बढ़ा घर खरीदारों का फोकस। देश के टॉप 7 शहरों में घरों की कुल बिक्री के 50% हिस्से पर ब्रांडेड डेवलपर्स का कब्जा। लिस्टेड ए ग्रेड डेवलपर्स को घर खरीदार दे रहे प्राथमिकता। टॉप 7 शहरों में जनवरी से सितंबर के बीच कुल लॉन्च का 60% हिस्सा ब्रांडेड डेवलपर्स ने 2,65,000 यूनिट्स किए लॉन्च, तो वहीं कुल बिक्री में 55% कब्जा। इस दौरान ए ग्रेड डेवलपर्स ने बेचे 2,73,000 घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की और तमाम एक्सपर्ट्स के जरिए विश्लेषण करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के तमाम मुद्दों का। तो आज भी एक अहम मुद्दा है। आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है और इस बढ़ोतरी के बाद फिर से लोग अपने कर्ज की ईएमआई का कैलकुलेशन करने लगे हैं। नया घर खरीदने वाले हों या फिर ईएमआई चुका रहे लोग, सभी की कैलकुलेटर पर उंगलियां दौड़ रही हैं। दरअसल इस साल मई से शुरू हुई 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद लगातार जून, अगस्त, सितंबर और अब यानी दिसंबर में 5वीं बार रेपो रेट में इजाफा हुआ है। अब तक कुल 2.25% की बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी अब मौजूदा दर 6.25% पर है। प्रॉपर्टी प्लस में हम रियल्टी सेक्टर की बात करते हैं, लिहाजा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि बढ़ी हुई दरों का प्रॉपर्टी मार्केट पर क्या असर होने वाला है, घर खरीदारों और डेवलपर्स पर कितना बोझ बढ़ेगा, इसका बिक्री पर क्या असर होगा। ऐसी तमाम बातों पर करेंगे फोकस। हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं मिस्टर प्रवीण जैन, सीएमडी ट्यूलिप ग्रुप और चेयरमैन नरेडको, और साथ में है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनोरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी। बहुत स्वागत है आप दोनों का जी बिजनेस पर। सबसे पहले प्रवीण सर, मैं आपके पास आऊंगा। 7 महीने में 5वीं बार रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई है। एमपीसी के 6 में से 5 सदस्य दरें बढ़ाने के पक्ष में रहे, हालांकि कुछ सदस्य अकोमोडेटिव रुख वापस लेने के पक्ष में भी दिखे। अगले 12 महीने तक महंगाई दर 4% के ऊपर रहने की संभावना बनी हुई है, यानी रेट और बढ़ सकते हैं। ऐसे में डेवलपर्स इंडस्ट्री इसे कैसे ले रही है, क्या रिएक्शन है आप लोगों का? देखिए, बड़ा चैलेंजिंग तो है थोड़ा सा, क्योंकि आप ये देखें रियल एस्टेट मार्केट 2012 के बाद से काफी डाउनफॉल था, बुरे दौर से निकली है मार्केट, और पिछले 1 साल से मार्केट थोड़ा सा उठना शुरू हुई है। और अब ये इस तरह की बोझ अगर एंड यूजर पर पड़ेगा तो थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल होगा। मगर उसके बावजूद भी, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 9 साल के अंदर, 9 साल के अंदर प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़े थे, और जो इन्फ्लेशन रेट है 5-6% पर प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ता रहता है। तो अगर 9 साल में देखें तो 40-45% तो प्रॉपर्टी का वैल्यू, अगर सेम प्रॉपर्टी प्राइस पर आज मिल रही है तो 45% सस्ती मिल रही है, ऐसे मान के चल सकते हैं ऐसे। तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं आएगी, बट लोगों पर इसका बोझ बढ़ेगा। मेरा अगला सवाल अनुज सर आपसे होगा। जाहिर है रेट बढ़ने के बाद असर डिमांड और सप्लाई दोनों साइड पड़ता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट पहले से बढ़ी हुई है, इधर ईएमआई पर भी भार बढ़ेगा ही। हालांकि लगातार बढ़ते रेपो रेट के बीच बम्पर सेल के आंकड़े भी दिख रहे हैं। ऐसे में रेपो रेट में मौजूदा बढ़ोतरी और साथ ही और रेट बढ़ाने के संकेत दोनों साइड पर क्या असर डाल सकते हैं? दीपक, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पे आने का। दूसरा, जो प्रवीण जी ने बोला बिल्कुल ठीक बोला है इसके अंदर कि डेफिनेटली नर्वसनेस तो होती है। एंड हर बार हमने देखा है दीपक जी, जैसे ही ये बढ़ते हैं होम लोन रेट्स, ईएमआई बढ़ती है, तो हम 1-2 हफ्ते का डेफिनेटली उसके अंदर फुटफॉल जो है साइट के ऊपर, जो सेल साइट है उस पर कम देखते हैं, और फिर 1-2 हफ्ते के बाद वापस ठीक आ जाता है। हमारा ये मानना है दीपक जी के 2.25% बढ़ा है अभी। ये अगर होम लोन रेट 9.5% को आगे ब्रीच करेगा तो उस टाइम पे डिमांड जो है ये काफी इंपैक्ट हो सकता है इसका। जब तक 9.5% तक नहीं ये
जाता होम लोन रेट, तब तक हमें लगता है कि अफोर्डेबिलिटी जो है वो रहेगी होम बायर की। प्रवीण सर, मेरा अगला सवाल ये होगा कि प्रॉपर्टी प्राइस को लेकर अक्सर होम बायर्स में जिज्ञासा बनी रहती है। ऐसे में इन्फ्लेशन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और रेपो रेट को देखते हुए प्रॉपर्टी प्राइस मूवमेंट कैसा रहेगा? इसके साथ ही ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए डेवलपर्स क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? देखिए, प्रॉपर्टी के प्राइसेस पिछले एक साल के अंदर अगर हम मानो तो 20 से 25% के आसपास बढ़ चुके हैं पूरे देश में ही, किसी भी जगह पे ले लें आप। और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी काफी बढ़ी है पिछले 1.5-2 साल के अंदर कोविड के बाद से। तो मुझे लगता नहीं कि प्रॉपर्टी के दाम कम आएंगे। ओवरऑल दुनिया में मंदा देखने की बातचीत चल रही है, कई जगह आ भी गया है, बट मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट इंडिया में बहुत ज्यादा शायद नहीं आएगा। अनुज सर, मेरा अगला सवाल यह होगा कि दुनिया भर की कंपनियां छटनी कर रही हैं। अमेजॉन, फेसबुक, पेप्सिको, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनियों ने बड़ी मात्रा में कर्मचारियों को निकाला है। भारत में भी कंपनियां कॉस्ट कटिंग पर उतर आई हैं। दुनिया मंदी की गिरफ्त में आती दिख रही है। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर इससे कितना प्रभावित है या आगे किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? दीपक जी, इसको मैं दो भाग में डिवाइड करूंगा। एक भाग है ऑफिस। ऑफिस की डिमांड के ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट पहुंचेगा और हमने देखा भी है, इम्पैक्ट पहुंचा भी है। पहले कोविड की वजह से स्लैकनेस थी डिमांड के अंदर। अभी ग्लोबल हेडविंड जो आप बोल रहे हैं उसकी वजह से हमने देखा है टेक कंपनीज के अंदर डिमांड जो है वो स्लैक हो गई है। जो पहले हमें को RFPs आ रहे थे टेक कंपनीज के 5 लाख 10 लाख स्क्वायर फीट एक गो के अंदर वो लेना चाहते थे, अभी वो थोड़े सीमित हो गए हैं। एंड बोला जा रहा है कि 6 महीने के लिए ये थोड़ा कोल्ड स्टोरेज के अंदर डिमांड चली गई है। दूसरा, अगर हम आ जाते हैं इसके ऊपर रेजिडेंशियल पे, तो रेजिडेंशियल में दीपक जी, अगर इनकी छटाई इंडिया में भी शुरू हो गई टेक्नोलॉजी कंपनीज में, तो डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा उन सिटीज के अंदर जहां पे टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा वर्कफोर्स है और जो डिमांड है वो टेक की वजह से ड्राइव होती है रेजिडेंशियल की। फॉर एग्जांपल बैंगलोर, फॉर एग्जांपल हैदराबाद, पूना, ये वाले जो शहर हैं, इनमें जो होम बायर हैं ये लार्जली टेकीज हैं जो टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि रिसेशन की वजह से इंडिया के अंदर भी जॉब्स जो है वो कट होने लग गई, तो डेफिनेटली इन शहरों में जिधर टेक्नोलॉजी भारी शहर है वहां पे आप देखेंगे रेजिडेंशियल की डिमांड कम होगी। अगर आप पास्ट डेटा देखते हैं 2008 का, तो मैं बोलता हूँ ये उल्टा पॉजिटिव हो गया था उस टाइम पे इंडिया के लिए, बिकॉज कॉस्ट आर्बिट्राज की वजह से आउटसोर्सिंग बढ़ गई थी। पर ये देखना पड़ेगा कि सेम इंपैक्ट इस बारी भी होता है अगर ये रिसेशन आता है, या इस बारी डिफरेंट काइंड का इंपैक्ट आता है। प्रवीण सर, गहराती मंदी के माहौल को देखते हुए कमर्शियल, ऑफिस, रिटेल, वेयर हाउसिंग समेत दूसरे सेक्टर में कैसा माहौल है? हालांकि काफी कुछ अनुज सर ने क्लियर कर दिया, लेकिन अगर हम डेवलपर एंड से देखें तो आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या कुछ आप सोच रहे हैं लॉन्चिंग और बिक्री के लिहाज से? देखिए, वेयर हाउस की बात करें या डाटा सेंटर की बात करें, अभी तो हमने शुरुआत ही की है। अगर अब पूरी दुनिया की बात करें हम लोग, तो वेयर हाउस में तो अभी शुरुआत है, मुझे लगता है बहुत आगे जाना है। तो वेयर हाउस में मुझे नहीं लगता कि कोई अभी इतनी जल्दी कोई मंदी आने वाली है, या डेटा सेंटर की डिमांड अभी बनी हुई है। हाँ, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जैसे अनुज ने अभी बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में डिमांड अभी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि आप या डिले कर रहे हैं डिसीजन को। बट मुझे लगता है कि वेयर हाउस में या डेटा सेंटर जैसे बिल्डिंगों में या हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर इतनी ज्यादा अभी, क्योंकि हाउसिंग की बात भी करें तो पिछले 7-8 साल के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए थे जो पूरे हो रहे हैं। तो आप ये देखिए, नए जो लॉन्चेस हैं जो 2012 से पहले लॉन्चेस हुआ करते थे, अब वो लॉन्चेस कम हो गए हैं। जो मैक्सिमम 7-8 साल में तो नए लॉन्च हुए भी नहीं थे, पिछले 2 साल के अंदर कुछ नए लॉन्च हुए हैं। तो जितने डिमांड है हमारे यहाँ हाउसिंग की, वो शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा मंदा इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट में नहीं आएगा। अनुज सर, दुनिया में मंदी के आसार बढ़ते दिख रहे हैं। तमाम बड़े इकोनॉमिस्ट मंदी को लेकर चिंता दिखा रहे हैं। ऐसे में भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है? इंडिया एक इस टाइम पे ऐसा एक आइलैंड है जो उभर के आया है, बहुत ही सेफ दिख रहा है। इधर अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, पॉलिटिकल विल देखें, इन्फ्लेशन देखें, बिजनेस की ग्रोथ देखें, या फिर वर्ल्ड बैंक ने जैसे जीडीपी की ग्रोथ के नंबर्स दिए हैं, आज की डेट पे एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही उभर के आया हुआ है। और ये प्राइवेट इक्विटी को अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो वो देख रहे हैं कि ये इंडिया बहुत अच्छी एक जगह है जिधर सब कुछ सन, मून, स्टार, अर्थ सब अलाइंड है इस टाइम पे।
तो यहाँ पे ही हमें इन्वेस्ट करें, तो हमें दोनों चीजों का बेनिफिट मिल रहा है। एक मैन्युफैक्चरिंग की आउटसोर्सिंग अमेरिकन और यूरोपियन कॉर्पोरेट से, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है इंडिया के अंदर, और दूसरा इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट इक्विटी, क्योंकि उनको इंडिया का माहौल बहुत पसंद आ रहा है इस टाइम पे, गिवन द स्टेबिलिटी, continuity and the political will to be able to attract new investments. बिल्कुल, यानी पूरी चर्चा को समझे तो रेट बढ़ते ही 1 या 2 हफ्ते में थोड़ा असर दिखता है, लेकिन आगे सेटल हो जाता है 9.5% तक। जब तक रेपो रेट नहीं जाएगा तब तक अफोर्डेबिलिटी बनी रहेगी। उसके ऊपर रेट बढ़ा तो असर नजर आएगा बिक्री पर। अगर भारत में तेजी से छटनी हुई तो हाउसिंग मार्केट में बिक्री पर दबाव बनेगा। 2008 में भारत में ज्यादा असर नहीं दिखा था, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग है। हम दुनिया से अधिक कनेक्ट हैं। मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स के लिहाज से चाइना +1 में भारत के लिए रास्ते बनते दिख रहे हैं। भारत ने मंदी के हालात में भी जिस तरह से स्थिरता बनाए रखी है, उससे अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। यानी मोटे तौर पर इकोनॉमी की चाल पर रियल्टी सेक्टर की चाल निर्धारित करेगी। हाल फिलहाल में रियल एस्टेट सेक्टर में चिंताएं हैं, लेकिन खलबली नहीं है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अनुज सर, और शुक्रिया आपका करेंगे प्रवीण सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ते हैं अगले रियल ट्रेंड्स की ओर। भारत में हॉलिडे होम्स का मार्केट काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोविड के बाद गोवा, दार्जिलिंग, शिमला समेत तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के करीब लोग ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं जहां खुद तो छुट्टियां मना ही सकें, साथ ही खाली समय में वो प्रॉपर्टी इनकम भी जनरेट कर सकें। हॉलिडे होम्स पर यह खास रिपोर्ट देखिए। आप घर क्यों खरीदते हैं? रहने के लिए या फिर निवेश करने के लिए? अगर आप निवेश के लिए घर खरीदते हैं तो आपका घर क्या आपको उतना रिटर्न देता है जितना देना चाहिए? आज भारत में कुछ खास प्राइम लोकेशन को छोड़कर अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी में घर खरीदते हैं तो आरबीआई के मौजूदा हाउस प्राइस इंडेक्स के मुताबिक आपका घर सालाना अधिकतम 3.5% की रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है। वहीं हाउसिंग प्रॉपर्टी में सालाना अधिकतम 2.5 से 3% की रेंटल यील्ड मिल पा रही है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश भारी भरकम है, तो वहीं कम निवेश के साथ रीट्स को देखें तो ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यहां भी रिटर्न 6.8% से अधिक नहीं है। अब सवाल उठता है कि कहां निवेश करें जहां वास्तविक घर भी हो, सालाना एप्रिसिएशन भी हो और किराए से इनकम भी आती रहे। ऐसे में हॉलिडे होम्स एक नए रियल एस्टेट निवेश के तौर पर उभर रहा है। इंडियन मार्केट लगभग अगर यूजर पेनिट्रेशन की बात करें तो मोर देन 55 to 60 मिलियंस यूजर्स हैं जो हॉलिडे होम या ट्रैवल पर ईयर करते हैं, और इट्स ए वेरी ह्यूज मार्केट। लास्ट फ्यू ईयर से जब से कोविड ने जो है ग्लोबली ट्रैवल काफी रिस्ट्रिक्ट रखा, तो ज्यादातर इंडिया एक्सप्लोर किया गया। इंडिया में बहुत सारी ऑलरेडी अनटच्ड लोकेशन थी, वो एक्सप्लोर हुई। भारत में हॉलिडे होम्स का बाजार करीब 10% के CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। 2026 तक भारत में हॉलिडे होम्स का बाजार $210 करोड़ के होने की अनुमान है। तो वहीं 2026 तक वेकेशन रेंटल सेगमेंट में यूजर्स की संख्या बढ़कर 5.5 करोड़ होने की संभावना है। यह आंकड़ा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि कोविड के समय में लोगों ने पर्यावरण के नजदीक घरों की अहमियत को समझा है। हॉलिडे होम्स पूरी देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ सेक्टर है, और ये जो हॉलिडे होम्स है वो ज़्यादातर गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऊटी इन जैसे टूरिस्ट प्लेसेस में हो रहा है। लेकिन अगर इन टूरिस्ट प्लेसेस को आप देखिए तो ये काफ़ी कंजस्टेड हो चुके हैं। ऐसे में अब लोग दूर की लोकेशन को खोज रहे हैं जहाँ पर प्रकृति का नज़ारा हो, शांति हो, थोड़ा सा रहने में आपको लगे कि आप कम से कम प्रकृति के करीब आ गए हैं, ना कि आप कहने को तो गोवा में हो लेकिन आपको बाहर निकलते ही वो एक पूरा बाजार नज़र आए। तो अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए कह सकते हैं या हॉलिडे होम्स के लिए आप कह सकते हैं, तो हॉलिडे होम्स के लिए अब नई लोकेशंस को लोग सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और रीज़न यही है कि वो जो शहर का कोलाहल है, जो शहर का शोरगुल है, उससे दूर आकर एक शांत जिंदगी प्रकृति के करीब बिता सके। हॉलिडे होम्स का इस्तेमाल लोग छुट्टियां मनाने के लिए करते हैं। खाली समय में तमाम ट्रैवल कंपनियां ऐसे घरों को दूसरे पर्यटकों के लिए प्राइवेट हॉलिडे होम्स के तौर पर यूज करने का विकल्प मुहैया कराती हैं। लिहाजा बुकिंग से एक अच्छी रेंटल इनकम होती है। ऐसी प्रॉपर्टी अगर किसी खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास हो तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है।
यही वजह है कि तमाम रियल एस्टेट डेवलपर्स सेकंड होम या हॉलिडे होम्स पर भारी भरकम निवेश कर रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम हॉलिडे होम्स डेस्टिनेशन उभर कर आ रही हैं। हमारी जो है वन ऑफ द प्राइम डेस्टिनेशन है, जहाँ पर ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट नियरिंग पोजीशन है। इसके अलावा हम काम कर रहे हैं दार्जिलिंग की लोकेशन पे, हम जिम कॉर्बेट की लोकेशन पे काम कर रहे हैं और हम शिमला की तरफ काम कर रहे हैं। तो ये 4-5 डेस्टिनेशन है जो कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छी हैं कि इस पे आने वाले दिनों में जो है एप्रिसिएशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं, जिससे जो भी निवेशक आता है उसको ग्रोथ के चांसेस ज्यादा मिले। हॉलिडे होम्स किस तरह का होता है, क्या कुछ देने का प्रयास किया जा रहा है। तो 3 तरह के कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, जिसमें एक ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक्सेस ब्लूज है, यानी इसमें 1 BHK फ्लैट्स होंगे। उसके ठीक पीछे अगर आप देखें तो वो योग विलाज हैं, यानी वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा प्रीमियम है, 2 BHK फ्लैट हैं। और इसके अलावा अगर आप विला बनाना चाहते हैं, प्लॉट लेकर अपनी तरह से कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन है लेक सिटी के नाम से। इन सब के अलावा आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर घर लेते हैं तो जो डेली नीड्स की ज़रूरत की चीज़ें हैं आपको उनको भी ख़रीदना होगा, तो उसके लिए शॉप्स हैं। तो आप इसको एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से अगर आप देखते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपको कई तरह से इनकम भी होती है। इनकम कैसे होती है कि अगर आप प्रॉपर्टी अपनी छोड़ देते हैं तो उसमें उनको रेंट पे दिया जाता है, तो रेंट से इनकम होती है। जो प्रॉपर्टी कमर्शियल आपकी है उस पर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी पर रेंट मिलता है। तो अगर आप यहाँ नहीं भी रहते हैं तो वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं से आपके लिए इनकम जनरेट करती है और प्रॉपर्टी तो बनी ही रहती है। हर निवेश की तरह हॉलिडे होम्स में भी तमाम तरह के जोखिम हैं जिन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। मसलन निवेश करते समय ये ध्यान रखें कि डेवलपर्स का प्रोजेक्ट पूरी तरह से अप्रूव्ड हो, पर्यावरण नियमों की अनदेखी न कर रहा हो, प्रोजेक्ट रेल, हवाई या सड़क मार्ग से सही तरह से जुड़ा हुआ हो, रेरा में रजिस्टर्ड हो और आपके लिए उसका रखरखाव बहुत महंगा ना हो, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो। इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका हॉलिडे होम्स आपके लिए कमाई का घर बन सकता है। तो प्रॉपर्टी प्लस में करेंगे और भी चर्चा और दिखाएंगे और भी आपको रिपोर्ट, लेकिन यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, मैं हूं दीपक यादव। प्रॉपर्टी प्लस में हम बात करते हैं रियल एस्टेट के तमाम मुद्दों की, तमाम विषयों की, और आज हमने जैसे कि रेपो रेट बढ़ने पर चर्चा की और अब बात करते हैं रियल ट्रेंड्स के कुछ और खबरों की। जहां एक तरफ पूरे देश में हजारों प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्लो है, होम बायर्स डिले पोजीशन के संकट से गुजर रहे हैं, तो वहीं कुछ ब्रांडेड डेवलपर समय से पहले प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रेमंड्स ग्रुप की। रेमंड्स ग्रुप ने 2019 में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंट्री की और अपने पहले ही प्रोजेक्ट के जरिए नजीर पेश कर दी है। मुंबई से सटे ठाणे में रेमंड्स ग्रुप का 100 एकड़ से अधिक का लैंड पार्सल है। इसी जमीन पर कंपनी ने 14 एकड़ में अपना पहला रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 10X हैबिटेट्स 2019 में लॉन्च किया था। यहां 44 लाख वर्ग फीट में 24 से 50 मंजिल के 10 टावर्स बनाए जा रहे हैं। जाहिर है 2019 में ही दुनिया भर में कोविड जैसी महामारी ने दस्तक दी, जिसकी वजह से देश ने पूर्ण रूप से बंदी का सामना किया। इसी बीच रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सभी इंडस्ट्रीज की सप्लाई चेन बाधित हुई। जहां चौतरफा बंदी के चलते रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रोजेक्ट निर्माण के लिए एक्सटेंशन मांग रहे थे, वहां रेमंड्स रियल्टी का यह प्रोजेक्ट अपनी टाइमलाइन को पूरा करने में जुटा था। I am happy to tell you that this is the only project in India that is getting delivered 2 years ahead of RERA commitment. Only project. We did a slab every 7 days. We have constructed 3 million square feet so far. Starting to deliver 900 apartments from tomorrow. We're the highest selling project in Thane today. We're the #1 brand in Thane. And everybody said, these guys will fail. I think tomorrow will silence our critics. So it is a huge achievement that the team has achieved to construct 3 million square feet, and this project is done in 3 years
Out of it, 2 years was COVID. रेमंड्स के सीएमडी गौतम सिंघानिया के मुताबिक 10X हैबिटेट्स के 75% घर बिक चुके हैं। इसके साथ ही 60 एकड़ से अधिक लैंड बैंक के लिए कई फेज में फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। द एड्रेस बाय जीएस के नाम से अगला प्रीमियम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। ओवरऑल कंपनी अभी करीब 45 लाख वर्ग फीट एरिया पर निर्माण कर रही है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बन रहे विभिन्न इंफ्रा प्रोजेक्ट के चलते कंपनी तमाम संभावनाओं को देखते हुए फिलहाल अपना फोकस एमएमआर पे ही रखना चाहती है। That the infrastructure that this government is doing on your coastal road, Trans Harbour, Metro, Jogeshwari Link, etc., your city will become completely different. Once this whole ring is connected, I will be able to get from here to the New Bombay airport in 15 minutes, 20 minutes. I'll be able to get from Thana to Nariman Point in 30 minutes. So the whole dynamic of the city will change. कंपनी के मुताबिक घर खरीदारों को प्रोत्साहित करने और एजेंटों को हतोत्साहित करने के लिए ग्राहकों को ही बिक्री का एक हिस्सा देने की पेशकश की है, जिसका फायदा ये हुआ कि 10X हैबिटेट्स में 99% घर खरीदार ऐसे हैं जिन्होंने निवेश की बजाय खुद रहने के लिए घर खरीदा है। ऐसे में 10X हैबिटेट्स जैसे प्रोजेक्ट उन डेवलपर्स के लिए नजीर हैं जो लेट लतीफी के चलते अपने ग्राहकों को दिक्कत महसूस कराते हैं। यानी काफी हद तक ऑर्गेनाइज्ड और ब्रांडेड प्लेयर्स की वजह से भारतीय रियल एस्टेट मैच्योरिटी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है और होम बायर्स भी अब अधिक प्रीमियम देकर अच्छे ब्रांड्स के साथ सेफ इन्वेस्टमेंट पर भरोसा कर रहे हैं। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले प्रोग्राम में रियल्टी सेक्टर के कुछ और अहम मुद्दों पर करेंगे फोकस। तब तक के लिए नमस्कार।